जैसा कि पहले से मालूम है कि हम लोग आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रोग्राम चलाते रहते हैं, हेल्थ कैंप चलाते रहते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते रहते हैं। चूंकि यह हमारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट का काम ही होता है, एनजीओ का काम ही होता है लोगों की मदद करना है। और वह मदद चाहे आप आर्थिक रूप से कर रहे हैं, चाहे शारीरिक रूप से कर रहे हैं या मानसिक रूप से कर रहे हैं, किसी भी रूप में कर रहे हैं तो मदद होता है। तो देखिए, हम लोग जिस मतलब कि बैकग्राउंड से आते हैं कि हम लोग का कार्य क्षेत्र है मेडिकल से रिलेटेड, तो हम लोग मेडिकल से रिलेटेड अवेयरनेस कैंप चलाते हैं। दो तरह का इलाज होता है, एक तो बीमारी हो जाने पे आप उसका इलाज कीजिए, और दूसरा क्या है कि समाज को बदलने के लिए इलाज कीजिए, यानी कि बीमारी हो ही नहीं इसके लिए लोगों को जागरूक कीजिए। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य जो होता है, जो हम फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते हैं, तो इसको ऐसा नहीं है कि हम मतलब कि अर्न करने के लिए कुछ डालते हैं। मेरा मेन फोकस होता है क्या कि समाज को एक ऐसा जानकारी देना कि जैसे जो मेडिकल से बिलोंग करते हैं वे तो जानते हैं कि हमको कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कौन बीमारी क्या है। लेकिन जो मेडिकल से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, जो आम पब्लिक है, जो नहीं जानता है बीमारी के बारे में, उनका क्या होता है कि शोषण होता है मेडिकल के क्षेत्र में। मेडिकल क्षेत्र में शोषण क्या होता है कि उनका इस्तेमाल किया जाता है कि यदि वह जानकारी पूरा नहीं है तो कुछ ऐसे, सभी नहीं है, कुछ डॉक्टरों के द्वारा, कुछ मेडिकल ग्राउंड के लोगों के द्वारा उनसे नाजायज पैसा बीमारी के नाम पे वसूला जाता है। तो आप यदि जानकार रहेंगे, दूसरा क्या है कि यदि हमको बीमार हो जाते हैं तो मेरा आर्थिक नुकसान भी होता है। यदि हमको बुखार हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो हम इलाज कराने जाएंगे तो मेरा दवा का पैसा, जांच का पैसा लगेगा ना। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यह होता है कि सारे लोगों को सारे बीमारी के बारे में जानकारी होना चाहिए, और यह जानकारी के बारे में, बीमारी के बारे में जानकारी हो या ना हो, लेकिन यह जरूर जानकारी होना चाहिए कि बीमारी से रक्षा कैसे करेंगे। क्योंकि पहले दिन से ही बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यदि हम बीमारी से अपने आप को बचा लेते हैं, बीमारी को नहीं होने देते हैं, तो हमारे परिवार का जो इकोनॉमिकल हरास से होना है, बीमार कोई होता है तो परिवार में क्या होता है, इकोनॉमिकल हरास के साथ साथ मेंटली हरास होता है। इकोनॉमिकल हरास मतलब कि आपके घर का पैसा बर्बाद होता है, और मेंटली हरास इसलिए होता है कि उससे रिलेटेड जितने घर के लोग जुड़े हुए हैं सेंटिमेंट में या फिर काम बाधित होता है। तो ऐसा कुछ बीमारी है जो हमारे शरीर में पल रहा है लेकिन हम जानते नहीं हैं, और उसको हम लोग रोक सकते हैं, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के लिए हम लोग जितना भी वीडियो उठाते हैं, ऐसा टॉपिक पे उठाते हैं कि आम पब्लिक को भी फायदा हो, सामान्य लोग को भी फायदा हो। मेडिकल से रिलेटेड जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो फायदा हो ही, लेकिन जो मतलब कि जो कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर, उसको भी यह सब बातें समझ में आए, इसलिए सरल और सटीक भाषा में। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज आप लोग बोले ना कि ऐसा हम लोग को समझ में ऐसा बताइएगा, इसलिए हमारा जो बताने का जो होता है वह सारे लोग समझ सकते हैं। एक सामान्य लोग जो मतलब कि अनपढ़ और चाहे शिक्षित या किसी भी वर्ग के लोग को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। मेरा टॉपिक है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आप खाना खाते जाते हैं, और खाना के खाने से आपको कौन कौन सा बीमारी होता है। लोग को कहता है कि हमको मोटापा हो गया, हमको ब्लड प्रेशर हो गया, हमको चीनी हो गया। कैसे हो गया? एकाएक जब सीरियस होता है तो मालूम चलता है। तो इस सब का कारण होता है। तो उसी को हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कौन कौन सा बीमारी आता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में 5 तरह की बीमारी आते हैं। एक तो आ गया मोटापा, दूसरा आ गया ब्लड प्रेशर, तीसरा आ गया ब्लड शुगर, डायबिटीज, चौथा आ गया कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ जाता है, और पांचवा क्या होता है कि एचडीएल कम हो जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम खाना खाते हैं, यदि खाना में लिपिड होता है, वसा का मात्रा ज्यादा हो जाएगा। तो अभी हम पढ़ा रहे थे कि हमारे हार्ट में ब्लड को फ्लो करने के लिए 2 रास्ते हैं, आर्टरी और वेन। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है क्रोनरी आर्टरी, अगर उस आर्टरी में तेल का परत जम जाए, जैसे मानते हैं कि यह रास्ता है इतना मोटा, और इस मोटा के अगल बगल में तेल चर्बी आके, जैसे आप कैसे मीट खाते हैं ठंडा के दिनों में तो हाथ धोने जाते हैं तो आपके तेल आपके उंगली में लग जाता है, जब तक उसको साबुन से नहीं धोइएगा तब तक तेल खत्म नहीं होगा। तो आर्टरी में वैसे ही पैचेस तेल जो चिपक जाता है, जिससे जो छेद इतना मोटा है आर्टरी का, वह छेद क्या हो गया, तेल के जमा होने से वह पतला हो गया, और कभी कभी ब्लॉक हो जाता है, यानी कि खून का प्रवाह रुक जाता है। किसके चलते?
ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के चलते। इसलिए ट्राइग्लिसराइड को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बैड फैट बोलते हैं, जो आज का सबसे बड़ा कारण है क्या है, हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। क्योंकि नल में देखते हैं ना, नल में पानी अगर गिर रहा है, उंगली अगर नल पानी खुला हुआ उंगली लगाएगा तो बगल में तेज के साथ फोर्स बनाएगा, तो कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में ब्लॉकेज करेगा तो उसके चलते बीपी भी बढ़ेगा। यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से क्या क्या आपको बीमारी हो सकता है, तो बता दिए कि लिपिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चलते क्या होता है, हार्ट हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, आर्टोक्लोरिस हार्ट अटैक हो सकता है, आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकता है, पैचेज बन सकता है, आर्टरी का वॉल नैरो हो सकता है, और आर्टरी रप्चर हो सकता है, फट सकता है। दूसरा क्या है कि जब यह जो कोलेस्ट्रॉल जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, तो जरूरी नहीं केवल हार्ट में ही ब्लॉकेज करे, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ब्रेन में, किडनी में, लीवर में, सब जगह होता है। तो जैसे ब्रेन में भी क्या करता है, क्लॉट अगर या फिर पैचेस जाएगा तो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज भी कर सकता है। आप सुनते हो कि कोई आदमी ठीक है ठाक काम कर रहा है, हार्ट अटैक आ गया, ठीक है टाइम काम कर रहा है, उसको स्ट्रोक आ गया। स्ट्रोक मतलब कि कोई आदमी एकाएक गिर गया, बेहोश हो गया, ब्रेन को स्ट्रोक पहुंच गया, ब्रेन को धक्का लगा, ब्रेन में ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो ब्रेन हेमरेज और स्ट्रोक होने के चांस रहता है। यानी कि इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के आदमी को पहचानिए कैसे, जिस आदमी का एप्पल के जैसा पेट हो गया है, एप्पल समझ रहे हैं ना, एप्पल के जैसा पेट हो गया है बेली, या फिर कमर जो है उसका नाशपाती के जैसा देह डोरा डांड बोरा, समझ रहे हैं ना, पेट जो कमर जो है वह पूरा फैल गया है, वह ओबेसिटी का शिकार हो गया, वह मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में आएगा। अब सबसे बड़ा चीज है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले मरीज को किस किस चीज का खतरा बढ़ जाता है, तो आपको बताया कि हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का, ब्रेन हेमरेज का, डायबिटीज का, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल के चलते उसका आर्टरी रप्चर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो यह सब खतरा उसको बढ़ जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले चीज को। अब होता है, पहले समझिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कर रहे हैं, आप कहिएगा मेटाबॉलिक होता क्या है। तो मेटाबॉलिज्म आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th में। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जो हम खाना खाएंगे ना, और बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होता है, बॉडी के सेल सब में, हमारा बॉडी क्या है, अनगिनत सेल का बना हुआ है, और केमिकल रिएक्शन होता है, तो यह क्या करता है कि जो हम खाना खाएंगे उस खाना को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा। अलग अलग जगह का, जिसे आप देखिए जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि हम लोग खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, तो लीवर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट किस चीज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज से शरीर को एनर्जी मिलती है। यहां पे आया ना, यही मेटाबॉलिज्म है। क्या है, यही मेटाबॉलिज्म है। यानी कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाना खाएंगे, चावल खाएंगे, गेहूं खाएंगे, जो भी खाएंगे वह किस चीज में कन्वर्ट होगा, तो वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, और ग्लूकोज से शरीर को एनर्जी प्रदान होता है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वह क्या करेगा, लीवर सेल होता है, लीवर क्या करता है कि ग्लूकोज, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा करता है, जिससे हम किसी दिन फास्टिंग रहेंगे तो फैट में कन्वर्ट कर देगा एक्स्ट्रा ग्लूकोज के रूप में, तो वही फैटवा फिर टूटेगा, क्या होगा, ग्लूकोज में, और उसी ग्लूकोज से एनर्जी मिलता है। जैसे कोई आदमी नवरात्र भूखता है, बहुत दिनों तक भूख जाता है, 20 दिन 25 दिन नहीं खाना खाता है, तो उस पीरियड में उसका जो बॉडी का फैट है वह टूटता है, केमिकल रिएक्शन वहां हुआ बॉडी के बीच में, सेल के बीच में, और वह टूट के क्या हुआ कि हमको ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, हमको एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। अब तो यह चीज समझ लिए। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि जो हमारा कन्वर्ट करने वाला चीज है, ऐसे मानते हैं कि हम जनरेटर रखे हैं 5 kV का, तो पूरा बॉडी, पूरा मतलब कि बिल्डिंग में लोड दे रहा है, लेकिन हमारे बिल्डिंग का लोड क्या हो, या तो जनरेटर खराब हो जाए, लोडे कम दे, या फिर लोड क्या, हम जनरेटर पर ज्यादा हम यूज कर ले रहे हैं, 4 घर में बांट दिए, तो दोनों कंडीशन में जनरेटर का इंजन सीज हो जाएगा। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है कि जब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी या तो बहुत बढ़ा देते हैं वो अपने आदत से, या फिर हमारा कोई ऑर्गन्स खराब हो गया है, या फिर कोई सिस्टम खराब हो गया, जैसे लीवर है, पेंक्रियाज है, जिससे पेंक्रियाज, हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसे मानते हैं लीवर है, लीवर क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को माने ग्लाइकोजन के रूप में, और फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट के रूप में करता है, फिर जब फास्टिंग के समय में उसको एनर्जी देता है तोड़ के। तो अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जो कन्वर्ट करने का कार्बोहाइड्रेट जो आएगा वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज में कन्वर्ट भी हो गया तो स्टोर नहीं हो पाएगा।
अब मानते हैं कि जैसे कोई सेल खराब है, या फिर हम जैसे दिन भर खाते रह रहे हैं, दिन भर बर्गर पिज्जा, अब देख रहे हैं ना कि जाइएगा तो कोई बर्गर खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, मटन खा रहा है, मछली खा रहा है, खाने का कोई अंत ही नहीं है, पनीर खा रहा है, कितना भी फास्ट फूड खा रहा है, दिन भर काम क्या है उसको खाना। तो खाते जा रहा है तो जितना हमको बॉडी में रिक्वायरमेंट है शरीर में उतना हमको एनर्जी मिला। अब बाकी तो हमको स्टोर हो रहा है फैट के रूप में, और वह एक्स्ट्रा फैट कहां डिपोजिट हो रहा है, तो हमारे पेट में जमा हो रहा है और हमारे कमर में जमा हो रहा है। तो वह मेटाबॉलिक सिंड्रोम को, हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण होगा। और हमारे वह क्या करेगा, वह हमारे शरीर को प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि लीवर में फैट होगा तो फैटी लीवर का केसेस होगा। अब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ाएगा, खाना ज्यादा खाएंगे, लिपिड का मात्रा ज्यादा होगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होगा तो हार्ट अटैक का मात्रा बढ़ेगा। अगर पेंक्रियाज होता है शरीर में एक मतलब कि हमारा जो शरीर में आप लोग देखेंगे डायबिटीज सुने होंगे, शुगर का पेशेंट जो होता है, शुगर वाला पेशेंट में क्या होता है, लोग कहता है ब्लड शुगर हो गया है, शुगर को हम लोग ठीक कर देंगे। तो पहले सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो शुगर होता है, जो मरीज मनुष्य के भीतर में शुगर होता है, तो हमारा यहाँ पे लीवर के नीचे जो है, यहाँ पे एक पेंक्रियाज ग्लैंड पाया जाता है, पेंक्रियाज होता है। और पेंक्रियाज ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। और वह इंसुलिन क्या करता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट खाना खाते हैं, चाहे जो भी कितना भी हम शुगर खाते हैं, तो वह उसको इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, इंसुलिन जो पेंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है वह क्या करता है, शुगर को रेगुलेट करता है। जैसे मानते हैं स्टेबलाइजर है, तो कितना भी बाहर से जैसे करंट आएगा, 250 आए चाहे 440 आए, तो स्टेबलाइजर क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा 220 में। यानी हमारे शरीर में शुगर का जो वैल्यू है 120-100 तक है, उसको कंट्रोल करने का काम क्या किया, इंसुलिन किया। यानी कि जहां बाहर से अगर हम 20 गो रसगुल्ला खा लेंगे, आधा किलो चीनी घोर के पी भी लेंगे, तो क्या करेगा, हमारा पेंक्रियाज सही है तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको पचा लेगा, शुगर को बैलेंस कर लेगा। यानी जितना ब्लड में मात्रा रहना चाहिए, ग्लूकोज का जो वैल्यू होता है ब्लड में उतना रहना चाहिए, यानी ब्लड में उतना रखेगा, बाकी को कन्वर्ट करके कहीं ना कहीं डिपोजिट कर देगा। लेकिन यदि किसी कारण से पेंक्रियाज खराब हो गया, अब पेंक्रियाज खराब हो गया तो इससे इंसुलिन का सिक्रीशन ठीक मात्रा में नहीं हो रहा है। जैसे माने बॉडी में तो हम ग्लूकोज खा रहे हैं, लेकिन पचाने वाला जो है, हम दरवाजा पर क्या किए कि दरवाजा पर यहाँ गेट कीपर को हटा दिए तो पूरा भीतर गैदरिंग हो जाएगा। तो इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है शरीर में प्रॉपर मात्रा में, तो शुगर का डाइजेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा, ब्लड में जो शुगर एब्जॉर्ब होकर शरीर के भीतर सेल में पहुंचना चाहिए, वह भीतर सेल में नहीं पहुंच पाएगा, वह कहां हो जाएगा, ब्लड के रूप, ब्लड में ही घूमते रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब ब्लड में जब घूमेगा तो उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप करेगा, डायबिटीज उसी का नाम है। डायबिटीज में क्या होता है कि ब्लड शुगर का जो हाई लेवल है वह ब्लड में ही तैरते रहता है, ब्लड से सेल में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर को सेल में एब्जॉर्ब कराता है। हमारे बॉडी में जो मिलियन ट्रिलियन सेल है, तो जहां पे जिससे रिक्वायरमेंट है वहां पे एब्जॉर्ब करा देगा, और ब्लड में 120, 130, 140 तक रखा रहेगा। लेकिन पेंक्रियाज जब खराब होगा, जब इंसुलिन डैमेज होगा, तो वह मतलब कि एब्जॉर्ब नहीं होकर क्या करेगा, वह पूरा क्या करेगा, शरीर के भाग में एब्जॉर्ब नहीं होकर ब्लड में ही घूमते रहेगा शुगर। तो शुगर का वैल्यू ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। शुगर का वैल्यू जब ब्लड में ज्यादा होगा तो टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। यानी उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या कि खाने गड़बड़ी से क्या पैदा हुआ, शुगर हुआ, अब बीपी हुआ। बीपी क्यों हुआ, क्या है कि उसमें ब्लॉकेज हो रहा है, आपका कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड का मात्रा बढ़ रहा है, एचडीएल जो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जहर को जहर मारता है। देखे है ना, कभी भी अगर बढ़िया आदमी है, सीधा साधा आदमी है, तो वो कोई लफुआ से बतियाएगा तो बात सुनेगा, तो उसको क्या चाहिए, उसको वैसा ही आदमी चाहिए। यानी को टॉक्सिन किल्स टॉक्सिन, उसी पे हम काम करते हैं। जो जिस भाषा में समझे उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। यदि आप निवेदन से समझते हैं तो निवेदन समझिए, आप थुथराई से समझते हैं तो थुथराई से समझिए, आप लफुआई से समझते हैं तो लफुआई से समझिए। तो वही कहानी होता है, जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझना चाहिए। तो बॉडी भी क्या करता है कि जब देखेगा कि हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज शरीर में हो गया है, तो वह क्या करेगा, पेशाब के रास्ता से बाहर भेजेगा। जैसे हमारा ब्लड में जब शुगर का वैल्यू 180 से ज्यादा होगा, तो वह क्या करेगा, किडनी सारा ब्लड से छानने के लिए कहा जाता है किडनी में, किडनी छान नहीं पाएगा,
क्योंकि किडनी क्या करेगा, किडनी जैसे शुगर को कब तक छानता है, 180 तक छान के शरीर में रखेगा। किडनी एक ऐसा महत्वपूर्ण ऑर्गन है कि वह क्या करता है कि वह जानता है कि हमारे शरीर में कौन फायदा वाला चीज है कौन घाटा वाला चीज है। तो जो फायदा वाला चीज होगा उसको छान के भीतर रख लेगा, और जो कचरा है उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल लेगा, पसीने के रास्ते से। तो शुगर को जानता है कि शुगर हमारे शरीर के सारे सेल को जिंदा रखने के लिए चाहिए। ग्लूकोज के बिना तो भाई आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर के जिंदा रखने के लिए ग्लूकोज चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 180 होगा ज्यादा, तो कहेगा किडनी अब हम तुमको नहीं पहचानते हैं। वह क्या करेगा, पेशाब में फेंक देगा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। इसलिए चीनी वाले मरीज को क्या होगा, बार बार पेशाब लगता है। क्यों लगता है, क्या कि उसके पेशाब में शुगर आ रहा है, और शुगर आ रहा है तो बॉडी में शुगर का ग्लूकोज की कमी हो जा रहा है। हमारे घर मानते हैं चीनी खरीद के आ रहा है, लेकिन चीनी चूहा पूरा खींच ले रहा है, सवेरे चाय बनने के लिए चीनी नहीं मिल रहा है। चीनी को जाना चाहिए ग्लूकोज को शरीर के सेल और टिश्यू में है, तो ग्लूकोज क्या हो रहा है, पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जा रहा है। इसलिए उसको बार बार प्यास लगेगा। चीनी वाला मरीज को क्या होगा, खूब प्यास लगेगा और खूब पेशाब करेगा। जो खूब प्यास लग रहा है, खूब तिले तिले पेशाब करने जा रहा है, तुरंत तुरंत उसको समझिए कि उसको डायबिटीज है। तो उससे क्या हुआ कि ज्यादा किडनी पे वर्क पड़ेगा, तो किडनी पर ज्यादा लोड पड़ने से किडनी खराब हो सकता है। तो यह सब प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बारे में समझ गए। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हम लोग सिम्टम बता रहे हैं कि कैसे समझे किसको क्या है, इसका लक्षण क्या क्या है। तो जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा, जिसको इस तरह का बीमारी होगा, उसका जो होगा पेट जो है सेव के आकार का हो जाएगा, यानी तोंद निकल जाएगा, जिसका तोंद निकला हुआ है। जिसका कमर जो है, लेडीज का कमर यदि 35 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, और मेल का कमर यदि 40 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसको यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। जिसका वेट ज्यादा है, एक बढ़ रहा है या घट रहा है, जिसको हमेशा थकान महसूस होता है, लगता है कि दिन भर देह ऐसे रहेगा, देह टूट रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, उसको यहाँ से वहां जाना होगा, नहीं जाएंगे, जाइए बहुत देह में दर्द है। हाँ, उसको मन करेगा दिन भर बिछावन पर पटाए रहे, ठीक है ना। जिसको यहाँ से वहां जाना है, सब्जी खरीदने जाना है, तो वो आपको क्या करेगा, वो मोटरसाइकिल से जाएगा, कारे से जाएगा। उसको घर में कोई काम को पैदल चलने का मन नहीं करेगा, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा। जिसको अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा तो क्या होगा, फैट बढ़ेगा, लीवर में फैट बढ़ेगा, फैटी एसिड होगा, तो उसको पेट वाला बीमारी होगा, पेट में दर्द होगा, खाना खाने का मन नहीं करेगा, कमजोरी लगेगा, पैर हाथ में बाघा लगेगा, भूख में कमी हो जाएगा, आंख से धुंधला दिखाई देगा, चेहरा वगैरह फूल जाएगा। तो यह सब मेटाबॉलिक सिंड्रोम का लक्षण है। तो आप लोग समझ गए कि इसमें हम लोग 5 को चीज, इसमें मेन चीज देखना है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ओबेसिटी होता है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाई डायबिटीज होता है, चीनी बढ़ा रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ा रह सकता है, और आपका एचडीएल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल घाटा रह सकता है। और इसके चलते क्या बीमारी होगा, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहेगा तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का बीमारी होगा, यानी कि आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपको हार्ट का बीमारी होगा, आपको डायबिटीज हो सकता है, आपको ओबेसिटी हो सकता है। तो यह सब बीमारी हो सकता है। तो अब देखिए कि आपको करना क्या क्या है, आप सब इससे खतरा क्या क्या है, मानते हैं ठीक है। या तो हम आप देखिएगा 3 आदमी में, 5 आदमी में, 1 आदमी 2 आदमी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। जो आदमी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, जो खाना पीना पे परहेज नहीं करेगा, जो नियम से नहीं रहेगा, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो हम आज आपको यही बताएंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम आगे जाके आपको क्या खतरा कर सकता है। यह सबसे बड़ा चीज जानना की जरूरी है कि जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है, जो मोटा हो गया है, जिसको बीपी है, जिसको डायबिटीज है, उससे आगे क्या क्या खतरा हो सकता है, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले किस किस इसका कारण क्या है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का पहले हम लोग कारण समझ लेते हैं, किस कारण से होता है। यदि किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी किसी का पेंक्रियाज खराब हो चुका है, और पेंक्रियाज खराब होने के चलते इंसुलिन उससे प्रॉपर मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल नहीं बढ़ने के चलते ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, तो उसके चलते हो सकता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, इसी को हाइपर इंसुलिनीमिया है, हाइपर ग्लाइसीमिया है, टाइप 2 डायबिटीज है, उसको खतरा है। जिसको मोटापा है, ओबेसिटी है, उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कॉजेज है, कारण हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज का कारण हो सकता है, फैटी लिवर डिजीज कारण हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कारण हो सकता है, एक्सेस वेट अराउंड द एब्डोमेन एंड कमर के पास और पेट के पास ज्यादा वेट होना इसके मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण हो सकता है। जो फिजिकल एक्टिविटी कम करता है उस कारण हो सकता है। कुछ दवा जो है, जैसे कार्टिकोस्टेरॉइड दवा, जो डेक्सोना, वाइसलोन, कार्टिसोन एक दवा होता है जो गांव देहात में खुलेआम धड़ल्ले से बेचा जाता है। किसी को पेट में पैर में दर्द है, किसी को दमा है, खांसी है, तो गांव का डॉक्टर साहब क्या करता है, जब गांव का जो दवा का दुकान वाला सब है, वो पड़ाक पड़ाक दूधू को काट के देगा आपको, वाइसलोन, डेक्सोना,
ब्रुफन, डाइक्लोफेनिक या हुआ पराग। इसमें क्या है कि एगो कमाने वाला दवाई है, एगो दवाई ऐसा जिससे मरीज तुरंत ठीक हो जाए। डेक्सोना और वाइसलोन क्या है, कार्टिसोन है, इसको इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है डॉक्टर के परामर्श के अनुसार। लेकिन यह क्या करता है, तुरंत बीमारी को शरीर में हार्मोनल हार्मोन्स का दवा है, यानी कि एक समझ नहीं, जैसे मोटरसाइकिल जैसे मोबाइल में शॉट मारा जाता है ना, जैसे मोबाइल डेड कर जाता है, तो वैसे ही कार्टिसोन दे के शरीर में क्या किया जाता है, करंट जनरेट किया जाता है, तुरंत सारा चीज काम करने लगता है। तो लंबा समय तक इसके इस्तेमाल से कैंसर भी होता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी होता है। तो आप देखिए गांव में कभी लोग सोचता है कि चलो भाई डेक्सोना और वाइसलोन सस्ता दवाई है, 2 रुपया 3 रुपया पता मिल जाता है, और दर्द दमा में बड़ा अच्छा काम करता है, भूजा की तरफ फाकते रहता है, तो फाकेगा 5-10 साल बाद, उसके बाद उसको कैंसर होगा, 50 तरह की बीमारी होगा, तो उसका परिणाम वो अपने भुगतेगा, लेकिन वो जानता नहीं है। तो यह वीडियो उनके लिए भी है कि वो जान लीजिए कि जो डेक्सोना और वाइसलोन का सेवन कर रहे हैं उनको कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। कि डॉक्टर के बिना परामर्श के किसी भी दवा के दुकान से ऐसे ही मांग के आप डेक्सोना और वाइसलोन का, कार्टिसोन का सेवन नहीं करना है। इससे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है, आपके शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है। तो हमने बताया कि कुछ दवा भी है, उसमें क्या है कि HIV का कुछ दवा है, उसके चलते भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर भी होता है जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बढ़ाते हैं। आप इसको पता कैसे लगा सकते हैं, देखिए पता लगाने के लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है कि एक ऐसा बीमारी हम बताए ना कि 5 लोग में से 3 लोग में से 1 लोग को है। तो मेटाबॉलिक मतलब मोटापा वाला बीमारी, बीपी वाला बीमारी, हार्ट वाला बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला बीमारी, यह पता कैसे लगाएंगे, तो कुछ नहीं करना, फिजिकल एक्टिविटी देख लीजिए पहले कि वह आदमी का चाल चलन कैसा है, कितना टहलता है, कितना घूमता है, कितना खाता है, भर दिन क्या मटन खाता है, चिकन खाता है, आधा किलो सेकुआ खाता है, क्या करता है, वो सब एक्टिविटी पूछ लीजिए, उससे पता लग जाएगा। दूसरा कि उसका टोन अपने निकलेगा कि एकदम लगेगा कि भाई फुलौना के हिसाब फूल गया है, सेव के हिसाब लगेगा कि उसको टिमकी निकल गया है। और फिर या उसका कमर देखिए, कमर का साइज लेडी ने बताया ना 35 और मेल में क्या है 40 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाएगा, उसको आप देख के पता लगा सकते हैं। बाकी जांच आपको क्या क्या कराना है, तो हर 30 साल बाद 35 साल बाद हर आदमी को लिपिड प्रोफाइल का जांच कराना है। लिपिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कोलेस्ट्रॉल का जांच, ट्राइग्लिसराइड का जांच, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL होता है। 90% हार्ट अटैक का कारण अभी जो यंग एज में हो रहा है वह कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है। जो आप बोल रहे हैं कि कोई 20 साल 25 साल 18 साल का आदमी मर जा रहा है, हार्ट अटैक कर जा रहा है, काहे कर जा रहा है, तो खान पान ऐसा हो गया है कि जहर खा रहे हैं और ऐसा तेल मसाला खा रहे हैं, ऐसा डालडा पी रहे हैं, घी पी रहे हैं, बर्गर, पिज्जा, समोसा या वह फलाना ढेकाना क्या क्या नहीं खा रहे हैं, तो हार्ट अटैक नहीं होगा। पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा का नाम हम लोग सुनवे नहीं कर देते, हम लोग भूजा पकौड़ी जानते हैं, पिज्जा अंग्रेज वाला भाषा है, पिज्जा कौन घुसा दिया इसमें। तो मोमो खा रहे हैं, टोमो खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, भाउमीन खा रहे हैं, सब खाते रहिए, हार्ट अटैक कराते रहिए। तो यह सब चीज है, तो यह सब कारण है। तो हम लोग लिपिड प्रोफाइल का जांच करेंगे। लिपिड प्रोफाइल में टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, HDL होता है, LDL होता है, किसी भी लैब में हो जाएगा। आप TG का वैल्यू देखिए, TG अगर लगातार बढ़ा हुआ है आपसे 150 से ज्यादा है तो यानी कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। यदि आपका HDL 40 से ऊपर रहना चाहिए, 40 से नीचे HDL है, गुड कोलेस्ट्रॉल जो है, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। ब्लड शुगर का जांच हर 30 साल के बाद 6 महीना पे कराते रहना चाहिए जिनको शुगर नहीं है। ब्लड शुगर का नॉर्मल फास्टिंग वैल्यू जो होता है 70 से 110 होता है, खाना के बाद 70 से 140, 180 तक आजकल स्टैंडर्ड स्केल माना गया है। 180 तक है तो आप फिजिकल एक्टिविटी करके कंट्रोल कर सकते हैं। 180 से ज्यादा शुगर का वैल्यू आ रहा है तो आपको शुगर का दवा लेना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। यदि आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल 120/80 होना चाहिए, सिस्टोलिक 120, डिस्टोलिक 80, यदि उससे ज्यादा है तो आप हाइपरटेंशन में जा रहे हैं तो आपको उसके लिए जांच कराना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल का जांच कराना पड़ेगा, डायबिटीज का जांच कराना पड़ेगा, HDL का जांच कराना पड़ेगा। इससे आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं। अब उसके लिए नहीं हो तो क्या करना है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं हो इसके लिए क्या करना है, अपने शरीर को जितना भी, इससे पहले लोग कुदाल चलाता था, अपने से फसल बोता था, अपने से अनाज बोता था, अपने से सारा काम करता था, वो जाना है तो पैदल जाता था। यह सब चीज पे आना पड़ेगा हम लोग को। डेली आधा घंटा फास्ट रनिंग या फिर रनिंग या वॉकिंग, आधा घंटा आपको दौड़ना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि
डेली व्यायाम करना है, डेली योगा करना है, आधा घंटा उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा। नहीं तो डॉक्टर के पास नंबर लगाने के लिए 4-4 दिन निकालना पड़ेगा महीना में। 2 ऑप्शन है, आप क्या चुनना चाहते हैं? या तो डॉक्टर के पास नंबर लगा के पैसा लगा के उसका भाषण सुनिए, उसका टेस्ट कराइए, उसका दवाई खाइए भुजा पकौड़ी के ऐसा, या फिर डेली 1 घंटा घर से निकलिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, दौड़िए, रनिंग कीजिए, जो करना है कीजिए, तब जाके आप इससे बच सकते हैं। शुगर, हाइपरटेंशन से, डायबिटीज से, सबसे, एक मोटापा से, चारों पांचों का मुख्य बीमारी एक में है। सबका इलाज एक बार फ्री हुआ कि आपको दौड़ना है, रनिंग करना है। खाना में क्या करना है कि कार्बोहाइड्रेट वाला फूड नहीं खाना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल, हरा साग सब्जी, यह सब ज्यादा खाना है। चिकन, मटन, बर्गर, पिज्जा, फास्ट फूड जितना है इस सब का सेवन कम करना है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं। और फ्रूट्स का जितना खाना है, फ्रूट्स जितना खाइए, पपीता खाइए, सेब खाइए, केला खाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, चना, अंकुरित चना, मूंग खाइए। स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, स्ट्रेस में, तनाव में नहीं रखिए। कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर ले रही है। अगर कोलेस्ट्रॉल इससे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं होता है तो स्टेटिन वगैरह दवा आता है, एंटी कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन आता है, डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप लीजिए। ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ब्लड प्रेशर का दवा लीजिए, शुगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो शुगर का दवा लीजिए। और आजकल फैट कम करने के लिए बहुत सारे लोग एक सर्जरी कराते हैं जिसको बैरोस्टेटिक सर्जरी बोलते हैं, जो वेट लॉस के लिए किया जाता है। स्लीपिंग पिल्स के चलते, जो कुछ स्लीपिंग पिल्स है उसके चलते भी मोटापा बढ़ता है। तो यह सब चीज करना है जिससे आप परहेज कर सकते हैं। एक लास्ट में हम बताएंगे कि कॉम्प्लिकेशन क्या है यदि किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और वह प्रिकॉशंस नहीं ले रहा है, तो खतरा भविष्य में क्या क्या हो सकता है यह समझ लीजिए। उसको हार्ट का डिजीज हो सकता है, एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन एक बीमारी होता है, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं, जिसमें सांस रुक जाता है, थ्रोम्बोलाइटिक डिजीज हो सकता है, वेनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, पेंक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, किडनी, यह सब डैमेज हो सकता है। सर्टेन टाइप का कैंसर हो सकता है, कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। बोल रहा है ना काहे कैंसर बढ़ गया है, तो जवाब मिल गया ना कि कैंसर क्यों बढ़ रहा है। आपके ज्यादा ठूसने के चलते कैंसर बढ़ रहा है, ज्यादा खाने के चलते कैंसर हो रहा है, खाना में परहेज नहीं करने से, आपके उचित अनुचित दिनचर्या के चलते हो रहा है। और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। सेक्सुअल बीमारी होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसके चलते आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चलते वह भी हो सकता है। प्रेगनेंसी के समय में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, एक्लेम्सिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज हो सकता है, और आपके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो सकती है। इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे नियंत्रण पाना है तो डेली फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।